हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 का हिंदी पढ़ रहे हैं जिसमें हमारा स्पर्श बुक से पाठ चल रहा है बड़े भाई साहब, है ना। हमारा पाठ कौन सा है? बड़े भाई साहब, जिसे प्रेमचंद ने लिखा है ना। मुंशी प्रेमचंद ने लिखा है। अब यहाँ तक हम तो पहुँच गए थे, यहाँ तक बड़े भाई साहब के बारे में सभी लोग आप इस पाठ को पढ़कर समझ गए होंगे, या मैंने जितना आपको बताया है उसके बारे में आप लोग जान गए होंगे कि जो बड़े भाई साहब थे वही छोटे भाई को कैसा भी रहे। देखिए, बड़े भाई चाहे 2 साल बड़े रहे चाहे 5 साल बड़े रहे, बड़े तो बड़े होते हैं, है ना। तो बड़े का दर्जा कुछ और होता है, लेकिन ये समझने समझने की बात है। लेकिन उस समय जो सम्मान, हमारे संस्कार उस समय जो बड़े भाई साहब और छोटे भाई में थे, वो एक यहाँ पर अंतर बताया गया है कि बड़े भाई जो थे वे जिम्मेदारी तो समझते थे, पढ़ाई को भी उतना ही करते थे, दिन रात उस पढ़ाई में लगे रहते थे, लेकिन उसके बावजूद वो व्यक्ति सफल नहीं हो पा रहे थे, है ना। और वही छोटे जो थे, वो छोटे जो भाई थे, वे इतनी मौज मस्ती करके, उसके बाद खेल कूद करके, उसके बाद वे 1 घंटा, मात्र 1 घंटा पढ़ाई करते थे और उसके बाद वो अव्वल दर्जे में पास होते थे। तो ऐसे समय क्या होता है कि जिस समय भाई साहब थे, ये जब छोटे भाई से 3 साल आगे थे 5 साल भी बड़े, लेकिन 3 साल इनसे क्लास में आगे थे। अब क्लास में 3 साल आगे होने के बाद जब हर साल की तरह ये दोनों भाई हॉस्टल में रहते थे, लेकिन हर साल की तरह बड़े भाई जो हमेशा मेहनत करते रहते थे, दिन रात पढ़ते रहते थे, बुक्स उनके हाथ में ही रहती थी, उसके बावजूद वो भाई साहब फेल हो जाते थे। ऐसे वो पहले इम्तिहान में भी फेल हुए, फिर दूसरा साल आया उसमें भी फेल हुए, और ये छोटे भाई पास होते चले गए। अब छोटे भाई और बड़े भाई में सिर्फ एक क्लास का फर्क रह गया था कि वे 9th में थे और ये 8th में थे। कौन? छोटे भाई। लेकिन क्या होता है कि जिस समय अब इनमें तो ये थोड़े से उपद्रवी टाइप के थे छोटे भाई, तो इन्होंने देखा अब छोटे छोटे ही होते हैं, कितना भी कुछ भी कर लो, लेकिन छोटों की जो मस्ती होती है या छोटों की एक आदत होती है, वो सभी लोग जानते हैं ना। छोटे हैं, छोटे छोटे को सभी लोग माफ कर देते हैं। यहाँ पे भी वही बताया गया है इस पाठ में भी। और आपने देखा होगा कि बड़े भाई साहब हमेशा रौब जमा कर उन्हें डांट डपट करके उनको पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित करते रहते थे हमेशा। लेकिन क्या होता है कि वे फेल हो जाते हैं और छोटे भाई पास होते चले जाते हैं। अब जो होते चले जाते हैं, तो उन्होंने सोचा, जब दूसरी बार भी वे फेल हो गए, तो छोटे भाई ने सोचा कि अब भाई साहब मुझे नहीं डांटेंगे, है ना। एक देखिए कैसा एक रौब जो जिसको बोलते हैं, बड़ों का जो रौब या बड़ों का प्रभाव जो रहता है छोटों पर, वे किस तरह से छोटे अपने आप में समझने लगते हैं कि अब बड़े भाई साहब तो फेल हो गए, अब वो मुझे डांटेंगे नहीं या मुझे कुछ बोलेंगे नहीं या अपना प्रभाव मुझ पर अपना नहीं दिखाएंगे। तो उस समय सच में वे काफ़ी दुखी थे, बड़े भाई, और वे कुछ उनसे बोल नहीं रहे थे, यानी डांट डपट उतनी नहीं कर रहे थे। तो ये भी उनकी नज़र चुरा, हालांकि डरते तो थे ही, लेकिन नज़र चुरा चुरा कर भाग जाते थे। जब भी मौका मिला उनकी नज़र से वे ओझल होकर भाग जाते थे। अब समय ऐसा था, एक बार ऐसा हो जाता है कि वो कनकौवे जिसे कहते हैं, पतंग, है ना, पतंग को कनकौवे भी कहते हैं, अब वो खेलने का उनका मूड हुआ। अब जब मूड हुआ तो वे दौड़ते हुए नीचे चले आए। अब जब क्या हुआ, एक बार की बात है कि ये पतंग कट गई थी और पतंग लूटने के लिए दौड़ते चले जा रहे हैं। बड़े भाई साहब घर में, मतलब हॉस्टल में जहाँ रहते थे वे वहाँ नहीं थे, वे बाजार गए हुए थे। अब वहां जा करके इन्होंने देखा पतंग कटी है और जोर से दौड़ने लगे उसको पकड़ने के लिए, मतलब बोलते हैं ना पतंग लूटना है, तो उस लूटने के लिए वो दौड़कर जाने लगे। कौन? छोटे भाई। अब इतनी तेज दौड़ रहे थे आसमान की तरफ देखते हुए कि कहाँ वो पतंग गिरती है। ऐसे ही तो होता है ना, जब पतंग कटती है तो लूटने के लिए ऐसे ही होता है कि ऊपर देखते देखते आदमी दौड़कर चला जाता है, सामने कौन टकरा रहा है, कौन किससे टकरा रहे हैं, वो उससे कोई मतलब नहीं रहता है, वो सिर्फ उनकी नजर आसमान की ओर रहती है कि पतंग जा कहाँ रही है। तो वो उसी तरह से दौड़ते चले जा रहे थे, दौड़ते चले जा रहे थे। देखते हैं कि जब जोर से दौड़ रहे थे तो बाजार से लौटते समय बड़े भाई साहब से वे अचानक उनकी मुठभेड़ हो जाती है, उनकी वो टकरा जाते हैं। और टकराने के बाद फिर जो बातें शुरू होती है, उस समय फिर देखते हैं कि अरे
मैं जिससे टकराया हूँ वो मेरे बड़े भाई साहब हैं। अब फिर तो बड़े भाई साहब की बातें शुरू हो जाती हैं और वो इतनी बातें बताते हैं, उस समय इतना डांटते हैं, तुम अपने आप को समझते क्या हो, और तुम्हें ये समझ में नहीं है कि तुम जिस जमात में, मतलब जिस दर्जे में, जिस क्लास में तुम आ गए हो, वहाँ पर तुम्हें सीरियसली लेना चाहिए। क्योंकि उस जमाने की 8th और 9th, मैंने आपको बताया ना, 8, 9, 10th जो पास हो जाता था, सोचिए वो बहुत बड़ी पढ़ाई कर लेता था, क्योंकि उस समय उनको ऐसी नौकरी भी मिल जाती थी। उन्होंने बताया कि तुम्हारे दर्जे में तुम 8th क्लास में हो, और 8th क्लास वाले ने 8वीं जमात में लोग 8वीं पास करके लोग नायब तहसीलदार बन जाते हैं, सुप्रिटेंडेंट बन जाते हैं, मजिस्ट्रेट बन जाते हैं, और तुम अपनी जवाबदारी समझते ही नहीं हो, और इस तरह से तुम दौड़ते चले जा रहे हो। और फिर वो समझाते हैं कि तुम ये समझते हो कि मैं फेल होते चला जा रहा हूँ, बड़ा भाई हूँ तुम्हारे से, और मैं फेल होते चला जा रहा हूँ, तो तुम मुझे कुछ समझते ही नहीं हो, है ना, तुमने मेरी बात मानना छोड़ दी। तो वो तो बात तो जब बड़े भाई साहब सुनाते हैं तो ये नीचे मुंडी करके, नीचे गर्दन करके अपना सुनते रहते हैं। लेकिन उन्होंने काफ़ी बात बोली और अपने तजुर्बे के बारे में बताया कि देखो, जो भी हो तुम मुझसे, हो सकता है तुम पास हो, मेरे समकक्ष आ जाओ, मेरे साथ में मेरी क्लास में आ जाओ, हो सकता है मुझसे आगे भी बढ़ जाओ, मैं वहीं की वहीं फेल होता रहूं, लेकिन तुम ये ना समझो कि मैं तुमसे छोटा हूँ, है ना, मैं तुमसे 5 साल बड़ा हूँ, और मुझे दुनिया का और इस समय का मुझे तुमसे ज़्यादा तजुर्बा है, मुझे तुमसे ज़्यादा मालूमात है। और क्या, और तुम समझते हो कि हो सकता है तुम मुझसे आगे हो, तुम्हारे पास MA डिग्री आ जाए, डिफिल कर लो, डिलीट कर लो, जो भी आप करना चाहो कर लो, लेकिन तुम छोटे तो छोटे ही रहोगे, है ना। यहाँ तक हमने पढ़ा था, और उन्होंने एग्जाम्पल भी दिया था कि तुम ये ना समझो, हमारी माँ बिल्कुल, जो हमारी माता जी हैं वो बिल्कुल पढ़ी लिखी नहीं है, कोई दर्जा उन्होंने पास नहीं किया, अनपढ़ है। हमारे पिता जो हैं वे 5वीं से 6वीं तक दर्जे में उन्होंने, जमात में उन्होंने पास किया होगा, लेकिन उसके बावजूद जो भी वो हमें बताते हैं, क्यों 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 उनको, वो हमको सुधारने का उनका अधिकार है ना। वो जो हमको बताएंगे, क्या हुआ, हमारे माँ बाप पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन तजुर्बा तो उनको हमसे ज़्यादा है, वो दुनियादारी की बात तो जानते हैं, तो वो हमको जो बताएंगे वो हमको तो मान्य करना ही पड़ेगा ना। और क्योंकि उनका अधिकार है, वो अधिकार है, वो अपने तजुर्बे के साथ, इंसान को जब तक के तजुर्बा नहीं होता, जब तक के उसको एक्सपीरियंस जिसको बोलते हैं वो नहीं होता है, तो जब तक वो कैसे आपको उस चीज़ के बारे में बता नहीं सकता। लेकिन जो बड़े हैं वे चाहे पढ़े हों या ना पढ़े हों, लेकिन वो तो इस दुनियादारी के बारे में जानते हैं ना, तो वो तो हमें बताते ही हैं, है ना, और उनका अधिकार है। तो क्या तुम उन्हें भी इस तरीके से मतलब, कहने का मतलब इस तरीके से तुम उनके साथ व्यवहार करोगे, है ना। तो यहाँ तक हम चले थे पेज नंबर 61 तक के, है ना। यहाँ हम पढ़े थे कि देव देव न करे आज मैं बीमार हो जाऊं। अब देखो एग्जाम्पल दे रहे हैं कि देव न करे आज मैं बीमार हो जाऊं तो तुम्हारे हाथ पांव फूल जाएंगे, दादा को तार देने के सिवा तुम्हें कुछ न सूझेगा, तुम्हें तजुर्बा है ही नहीं इस चीज का, तुम्हें जानकारी है ही नहीं, है ना। तो तुम क्या करोगे, वहाँ पे जो डाकघर में तार, पहले तो टेलीफोन होते नहीं थे, तार के जरिए ही समाचार वहाँ तक पहुँच सकते हैं, तो तुम बस वो काम कर सकते हो और कुछ न सूझेगा तुम्हें। लेकिन तुम्हारी जगह दादा हो तो किसी को तार न दे, न घबराए, न बदहवास हो, पहले खुद मरज कर पहचान कर इलाज करेंगे, उसमें सफल न हुए तो किसी डॉक्टर को बुलाएंगे, उसमें सफल ना हुए तो क्या करेंगे, डॉक्टर को बुलाएंगे पहले, लेकिन खुद तो इलाज कर लेंगे, जो घर से दवाई दे सकते हैं हो सकता है उससे ठीक हो जाए, और ना ठीक हुए तो फिर क्या होगा, फिर डॉक्टर को बुलाएंगे। बीमारी तो खैर बड़ी चीज़ है, हम तुम तो इतना भी नहीं जानते कि महीने भर का खर्च महीना भर कैसे चले। जो कुछ दादा बेचते हैं हम 20-22 तक खर्च कर डालते हैं। हम क्या करते हैं, 20-22 तारीख तक, 1 तारीख से लेकर तो 20-22 तारीख तक हमारा पूरा खर्च हो जाता है पैसा, हम 30 तारीख तक उसे ला ही नहीं पाते, है ना। तो ये मैनेजमेंट तो हमारा है ही नहीं, हमें वो समझ है ही नहीं, तो खर्च कर डालते हैं और फिर पैसे को मुहताज हो जाते हैं, नाश्ता बंद हो जाता है, धोबी और नाई से मुंह चुराने लगते हैं। लेकिन जितना आज हम और तुम खर्च कर रहे हैं उसके आधे में दादा अपनी उम्र का बड़ा भाग
इज्जत और नेक नामी के साथ निभाया है ना। हम जितना खर्च कर रहे हैं इससे आधे खर्च में हमारे दादा ने घर परिवार चलाया, कुटुंब को अपने चलाया। उनके कुटुंब में 9 व्यक्ति थे, अपने कुटुंब का पालन किया हमारे आधे खर्च में, सोचिए। और आज हम दोनों भाई यहाँ रहकर महीना भर भी हम उस पैसे को नहीं चला पाते हैं, और बाद में 20-22 तक पैसा चलता है, उसके बाद हम पैसों के लिए मोहताज हो जाते हैं, है ना। फिर यही है कि धोबी को हम नहीं दे पाते हैं, जो भी मांगने वाले हैं, जो जिसके साथ हमारा नाश्ता बंद हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें, ये तो मैनेजमेंट हमको नहीं आता ना। हमारे दादा जो हमारे पिता हैं वे किस तरह से करें, इतने बड़े 9 लोगों का उनका परिवार था, उनको महीने भर का खर्च जो चलाना होता था, सोचिए हमारे आधे पैसे में वो घर चलाते हैं। तो ये तो उनका तजुर्बा बोलता है, जिसमें सब मिलकर 9 आदमी थे। अपने हेड मास्टर साहब को ही देखो, एमए है कि नहीं, एमए है कि नहीं, वो समझा रहे हैं अपने भाई को कि देखो हमारे हेडमास्टर जो हैं वो एमए हैं कि नहीं। लेकिन यहाँ एमए नहीं, अब एमए भी है कहाँ से, वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। तो सोचिए 1000 रुपये पाते हैं, उस समय का 1000 बोले तो आज लाखों हो जाते हैं, है ना। तो उस 1000 रुपये पाते हैं, लेकिन उनके घर का इंतजाम कौन करता है, उनकी बूढ़ी माँ, है ना। उनको कौन पूरे महीना भर का खर्च कौन घर में चलाता है, उनकी बूढ़ी माँ। हेडमास्टर साहब की डिग्री यहाँ तो बेकार हो गई ना। वे अपने पैसे का मैनेजमेंट, घर कैसे चलाना, ये उन्हें अभी नहीं, इस चीज़ का नॉलेज ही नहीं है, तो यहाँ तो उनकी डिग्री बेकार है। पहले खुद घर का इंतजाम करते थे, खर्च पूरा ना पड़ता था, कर्जदार रहते थे। अब खर्च महीना भर तो चला लेते थे, लेकिन क्या होता था, उसके ऊपर कर्जा ले लेते थे, क्योंकि महीना भर चल ही नहीं पाता था। अब उनका मैनेजमेंट तो गलत था ना। जब से उनकी माता जी ने प्रबंध अपने हाथ में ले लिया है, जैसे घर में लक्ष्मी आ गई, तो देखा कि वो अपने भाई को समझा रहे हैं कि देखो उनकी माता राम, उनकी जो माता जी हैं, है ना, माता राम कहने का मतलब उनकी जो माता जी है, उन्होंने अपने हाथ में जब पैसा लिया और घर का मैनेजमेंट संभाला, तो आज देखिए कि कितने अच्छे से उनका घर चल रहा है, बल्कि पैसा भी बच रहा है। तो भाईजान यह गरुड़ दिल से निकाल डालो, वो कह रहे हैं छोटे भाई को कि भाईजान यह गरुड़ दिल से निकाल डालो कि तुम मेरे समीप आ गए हो और स्वतंत्र हो। तुम मेरे समीप आ गए हो सकता है, और तुम अपने आप को स्वतंत्र समझ रहे हो, तुम अपने आप को आज़ाद समझ रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम ये जान रहे हो कि बड़े भाई साहब तो फेल ही होते चले जा रहे हैं, अब वो मेरे साथ में आ जाएंगे। तो इस चीज़ को, अपने गुरूर को यहीं पे दिल से अपने निकाल दो। मेरे देखते तुम बेराह पर चलने पाओगे, बेराह न चलने पाओगे, तुम मेरे रहते बेराह न चलने पाओगे। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारे ऊपर नजर रखूंगा, मैं बड़ा हूँ तुमसे। तुम यूं ना मानोगे तो मैं थप्पड़ दिखाकर इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। मैं इतना अधिकार रखता हूँ कि मैं तुम्हें थप्पड़ दिखाकर भी अपनी उस लाइन पर चलना सिखा सकता हूँ, इसका प्रयोग भी कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ तुम्हें मेरी बातें जहर लग रही है, मैं जानता हूँ जितनी बातें मैं कह रहा हूँ ये तुम्हें अच्छी नहीं लग रही है, बुरी लग रही है, जहर लग रही है, वो बोल रहे हैं। मैं उनकी इस नई युक्ति से नतमस्तक हो गया। वे कहते हैं छोटे भाई कि मैं जब बड़े भाई साहब ने मुझे कहा तो मैं उनकी इस युक्ति से नतमस्तक हो गया। उन्होंने इतना मुझे समझाया, मुझे आज सचमुच अपनी लघुता का अनुभव हुआ और भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई, है ना। बड़े तो बड़े होते हैं, चाहे कुछ भी हो, भले ही किसी चीज़ में ठीक है, पढ़ाई में वे असफल रहे, लेकिन बाकी चीज़ का तो तजुर्बा था उनको, और उस जानकारी के साथ वे मुझे भी अपने साथ ले चल रहे थे। वो गलत राह पर मुझे नहीं जाने देना चाहते थे। यदि मैं चला भी जाऊँ तो उन्होंने कहा, उस अधिकार से उन्होंने कहा कि तुम जाते भी तो मैं तुम्हें नहीं जाने देगा, इतना अधिकार तो मेरा तुम पर है। तो वही कहने लगी कि मैं अपनी लघुता को, मैं अपने आप को लघुता मतलब मैं अपने आप को छोटा अनुभव करने लगा हूँ, है ना। मैं छोटा हूँ तो छोटा ही हूँ, है ना। और मेरे उन भाई साहब के प्रति मेरे मन में श्रद्धा उत्पन्न हुई, जो मेरे लिए जो उनका आदर है वो मेरे मन में और भी बढ़ गया। मैं उनका और भी सम्मान करने लगा। मैंने सजल आंखों से कहा, हरगिज नहीं, आप जो कुछ फरमा रहे हैं वो बिल्कुल सच है और आपको उसके कहने का अधिकार है। मैंने भी कहा, नहीं भाई साहब, आप जो कह रहे हैं वे बिल्कुल सही है, मैंने इस चीज़ के लिए कभी
नहीं कहा, है ना, और कभी कहूँगा भी नहीं। और आज मैं बहुत अच्छे से समझ गया हूँ कि आप जो मुझे बता रहे हैं या मुझे सिखा रहे हैं वो बात सच है और मुझे वो बात माननी चाहिए। भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिया और बोले, मैं कनकौवे उड़ाने को मना नहीं करता, मैं तुम्हें पतंग उड़ाने के लिए मना नहीं करता। उन्होंने मुझे गले से लगा लिया जब मैंने इतनी बात कही कि नहीं, जो कुछ है आप ही हैं, आप जो जो कहोगे मैं उसे स्वीकार करता हूँ और करता, जो आप कहोगे मैं वो करता भी हूँ, है ना, और करूँगा। तो भाई साहब ने मुझे ये सुनकर भाई साहब ने मुझे गले से लगा लिया और बोले, मैं कनकौवे उड़ाने को मना नहीं करता, मैं तुम्हें पतंग उड़ाने के लिए नहीं मना करता हूँ, मेरा भी जी ललचाता है, मेरा भी तो जी ललचाता है, लेकिन करूँ क्या, खुद बेराह चलूँ तो तुम्हारी रक्षा कैसे करूँ, यदि मैं खुद बेराह चलूँ, मैं खुद गलत लाइन पर चलूँ तो मैं तुम्हारी रक्षा कैसे कर पाऊँ, मैं तुम्हें थोड़ी गलत बनाना चाहता हूँ, है ना, यह कर्तव्य भी तो मेरे सिर है, बड़े तो बड़े होते हैं, है ना, इसीलिए बोलते हैं ना, घर में जो भी बड़े हैं चाहे वो छोटे ही रहते हैं लेकिन बड़े तो बड़े कहलाते हैं। तो ये सिर भी तो मेरे सिर है कि ये कर्तव्य भी तो है मेरा कि तुम छोटे हो, मुझे तुम्हें देखना है ना। संयोग से उसी वक्त एक कटा हुआ कनकौवा हमारे ऊपर से गुजरा, वो जो कटी हुई पतंग थी वो हमारे ऊपर से गुजरी, हम जब जिस समय हम दोनों बात कर रहे थे, उसकी डोर लटक रही थी, लड़कों का एक गोल पीछे पीछे दौड़ रहा था, दौड़ा चला आता था। भाई साहब लंबे हैं ही, भाई साहब जो मेरे हैं भी काफ़ी लंबे हैं, और उछलकर उसकी डोर पकड़ ली और बेतहाशा हॉस्टल की तरफ दौड़े। मैं पीछे पीछे दौड़ रहा था। आज ये देखकर मुझे उन्होंने इतनी बात कही सुनाई और ये बात बताई, मेरी अपनी जवाबदारी, उन्होंने अपनी जवाबदारी बताई और ये बात बताई कि भलाई कुछ भी हो लेकिन तुम्हारी जवाबदारी मेरी है, तुम छोटे हो, तुमको अच्छे लाइन पर लगाना मेरा काम है। भलाई मैं उस चीज़ में असफल रहा हूँ, मुझे पढ़ाई में असफल रहा हूँ, लेकिन और भी जो बातें हैं उन सब चीज़ों में मैं तुम्हें आगे देखना चाहता हूँ और तुम्हें गलत राह पर नहीं देखना चाहता, गलत राह पर तुम चलो यह मैं कदापि नहीं चाहूँगा। इसके लिए तो मैं तुम्हें थप्पड़ भी लगाने के लिए तैयार हूँ, है ना। यहाँ तक उन्होंने अपना अधिकार बताया और बड़े भाई साहब का जो कर्तव्य था वो दर्शाते हुए यहाँ पे इस पाठ में हमने देखा। और आखिरी में वो यही करते हैं कि जब पतंग उनके ऊपर से जाती है तो लंबे रहते हैं और वो पतंग लूट कर पतंग की डोरी पकड़कर अपने हॉस्टल की तरफ भाग जाते हैं। और छोटे भाई कहते हैं कि मैं भी उनको देखते हुए उनके पीछे पीछे दौड़ जाता हूँ। तो यहाँ पर हमने इस बड़े भाई साहब को पढ़ा, तो ये पाठ यहीं पर हमारा समाप्त हो जाता है और इसके बाद मैं इसके आपको क्वेश्चन आंसर्स भेजूंगी जिससे आप उसके क्वेश्चन आंसर लिखेंगे। तो यहाँ पर हमने बड़े भाई साहब पढ़ा जिसके लेखक थे प्रेमचंद। ओके, थैंक यू।